हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। सही बात थी, उनके उठने से पहले सभी उठ चुके थे। हम कब से आप दोनों की वेट कर रहे थे, रवनीत ने कहा। घर के बड़ों को छोड़कर घर का कोई भी तैयार नहीं था। सभी ने नाइट सूट पहने गप्पे लगा रहे थे। वंश नोटिस कर रहा था कि उसने सिर्फ गीत की मॉम को ही साड़ी पहने देखा था तस्वीर में, जहाँ कोई भी औरत साड़ी पहने नहीं थी। किसी भी औरत के गले में मंगलसूत्र नहीं था और हल्का सा सिंदूर किसी किसी ने लगाया था। वहाँ सभी एक साइड पर टेबल लगे हुए थे जहाँ पर ब्रेकफास्ट लग रहा था। ब्रेकफास्ट में सैंडविच और आलू के पराठे थे दही के साथ। वेदांत ने उस घर को ध्यान से देखा। 3 मंजिला बहुत बड़ी कोठी थी और आंगन भी बहुत बड़ा था। गाड़ियों के लिए एक साइड पर गैराज बना हुआ था जिसमें कई गाड़ियां खड़ी हुई थीं। उन लोगों का स्टेटस नजर आ रहा था। वंश को देखते ही बड़े दादाजी वंश के पास आकर बैठ गए। वो वंश से बातें करने लगे। इतनी देर में गीत 2 प्लेट्स पकड़े हुए वहां तक आ गई। वह वंश के लिए सैंडविच और खुद के लिए आलू का पराठा लेकर आई थी। बेटा, ब्रेकफास्ट में अगर कुछ और चाहिए हो तो बता देना, अंदर किचन में बना देंगे। ये तो बाहर से कुक आए हैं, वो बना रहे हैं, दादाजी ने उससे कहा। नहीं, ठीक है, वंश ने कहा। इतनी देर में रवनीत एक ट्रे लेकर वंश के पास आया। आपकी ब्लैक कॉफी, रवनीत ने कहा। रवनीत गीत से बातें करने लगा। आप दोनों की बहुत बनती है, वंश ने कहा। स्कूल से लेकर कॉलेज तक दोनों बहन भाई साथ हैं। रवनीत बड़ा है मगर चलती इस पर गीत की है, दादाजी ने हंसकर कहा। अपने सिर पर चढ़ा रखा है इसे, इसीलिए मुझे छोटा बना देती है। वह उसकी प्लेट में से पराठा तोड़कर खा रहा था। जिस स्कूल में गीत पढ़ती थी वो हमारे पंजाब का माना हुआ स्कूल है। हम लोग चंडीगढ़ में रहते थे। रवनीत को हमने पटियाला पढ़ने लगाया, जबकि गुरजीत पटियाला में रहता था, तो हमने रवनीत को इन्हीं के पास छोड़ा था। और फिर +2 के बाद जब गीत ने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में एडमिशन ली तो गीत हमारे पास चंडीगढ़ रहने आ गई। तो दोनों भाई बहन फिर भी साथ थे। दादाजी बताने लगे, आप लोग जहाँ नहीं रहते, वंश ने कहा। नहीं बेटा, हम तो बहुत सालों से चंडीगढ़ रहते हैं। गीत के दादाजी और मैं, हम दोनों गाँव छोड़कर वहाँ चले गए थे। गीत के दादाजी, वंश ने पूछा। गीत ने आपके इशारे से दादाजी को मना कर दिया। वंश समझ गया था मगर उसने पूछना सही नहीं समझा। मेरे 2 बेटे तो मेरे पास चंडीगढ़ में ही रहते हैं, तीसरा बाहर चला गया था। जो अंग्रेजों जैसे दिखाई दे रहे हैं ये उसी की फैमिली है, दादाजी ने हंसकर कहा। उसने वहाँ पर एक अंग्रेजी लड़की से शादी की थी। आपको तब कोई ऐतराज नहीं हुआ, अब उसे पसंद थी तो मुझे क्या कहना था, दादाजी ने कहा। हमारे खानदान में तो इंटरकास्ट मैरिज का रिवाज है। देखो, पहले चाचा जी ने इंटरकास्ट शादी की अंग्रेजन चाची से, रवनीत ने कहा। फिर गुरजीत चाचा जी ने की बंगालन चाची के साथ और गीत की शादी हुई आपसे। रवनीत की बातें सुनकर गीत ने रवनीत की तरफ आंखें निकाल कर देखा। वैसे मैं देख रहा हूँ रवनीत, तुझसे तुम्हारी बहन प्यार से तो बात करती नहीं, बात बात पर आंखें निकालती है, वंश ने जानबूझकर नवनीत से कहा। अब मुझे तो आदत पड़ चुकी है बचपन से। वैसे आपके साथ इसका बिहेवियर कैसा है? मैंने फोन पर कितनी बार कहा था कि मुझे आपसे बात करनी है, इसने बात भी नहीं करवाई और कहा मिलने आने की भी जरूरत नहीं है। मुझे लगा आपसे नाराज है। क्यों? वंश ने पूछा। इसकी नाराजगी बहुत खतरनाक है, बिल्कुल साइलेंट हो जाती है जैसे वो सामने वाला है ही नहीं। मैं कभी इसे नाराज नहीं करता। मैं क्या, चाचा जी भी इसे कभी नाराज नहीं होने देते थे। अगर एक बार साइलेंट हो गई फिर सामने वाले को कितना इग्नोर मारती है, पता है मुझे, वंश ने मुस्कुराकर कहा। मतलब आपके साथ हो चुका है, रवनीत कहने लगा। अब आप लोग भी तैयार हो जाइए, उनके पास चाचा जी ने आकर कहा। हल्दी की रस्म होनी है। वैसे जीजू आप क्या पहन रहे हैं? मैं सूट पहन रहा हूँ, वंश कहने लगा। अगर आपको ऐतराज ना हो तो आप पजामा कुर्ता पहनना पसंद करेंगे? हम सभी पजामा कुर्ता पहन रहे हैं, बिल्कुल नया है, मैं लेकर आऊं? गीत उसे मना करने ही वाली थी कि वंश ने हाँ कह दिया। ले आओ, कोई बात नहीं। वह तैयार होने के लिए जाने लगे। गीत, जहाँ पर कोई औरत मंगलसूत्र नहीं पहनती और सिंदूर भी नहीं लगाती, वंश ने पूछ लिया। जट सिख फैमिलीज में मंगलसूत्र नहीं पहना जाता, सिंदूर कई लोग सिंदूर लगा लेते हैं जरा सा, मगर कंपलसरी नहीं है, गीत ने बताया। मतलब सुहाग की कोई निशानी नहीं? नहीं, गीत ने कहा। मुझे लगा तुम गुस्से में नहीं लगाती और ना ही मंगलसूत्र पहनती हो। सिंदूर तो मैं लगाती हूँ, गीत ने कहा। उसने बालों के नीचे हल्का सा सिंदूर लगाया हुआ था। उनकी रस्मों के बारे में जानकर वंश को हैरानी हो रही थी। वो लोग वापस कमरे में आ गए। तुम क्या
क्या पहन रही हो? वंश ने पूछा। आज हम सभी येलो कलर के सूट पहन रहे हैं, तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। वंश के कहने पर गीत ने उसकी तरफ देखा। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? वंश ने कहा। मैंने कहा तो भूल जाओ उस बात को। नहीं, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। जब हमारी शादी होने वाली थी, मैंने तुमसे जिस तरह का बिहेव किया था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ सीरियसली जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। उसने गीत का हाथ पकड़ लिया जो अलमारी से अपने कपड़े निकाल रही थी। मैं भी आपके साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ, गीत ने कहा। तो फिर ठीक है, हम एक दूसरे के साथ वक्त बिताएंगे और कोशिश करेंगे कि हम एक दूसरे को जाने समझें। ठीक है, गीत ने कहा। वंश ने आगे गीत के गाल पर किस कर लिया। उसकी हरकत से गीत को हैरानी हुई। मैं नहाने जा रहा हूँ, वंश ने स्माइल करते कहा। गीत वहीं खड़ी हुई उसकी हरकत के बारे में सोच रही थी। वंश बाथरूम के अंदर गया, फिर बाहर आ गया। गीत अभी भी उसी तरह खड़ी हुई थी। बीवी, अब मेरी इन हरकतों की आदत डालना शुरू कर लो, सोचता हुआ वंश बाथरूम के अंदर चला गया। फिर गीत को होश आया और मुस्कुराकर अपने कपड़े निकालने लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। मैं नहाने जा रहा हूँ, वंश ने स्माइल करते हुए कहा। गीत वहीं खड़ी हुई उसकी हरकत के बारे में सोच रही थी। वंश बाथरूम के अंदर गया, फिर बाहर आ गया। गीत अभी भी उसी तरह खड़ी हुई थी। बीवी, अब मेरी इन हरकतों की आदत डालना शुरू कर लो, सोचता हुआ वंश बाथरूम के अंदर चला गया। फिर गीत को होश आया और मुस्कुराकर अपने कपड़े निकालने लगी। जब वो नहाकर बाहर निकला, गीत कमरे में नहीं थी। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने आया। उसका पूरा सामान सूटकेस से निकालकर वहाँ रखा हुआ था। वह थोड़ी ही देर में बिल्कुल तैयार था, मगर गीत अभी भी नहीं आई थी। वो कमरे से बाहर लॉबी में आया। उसे लगा कि जो कमरे के साथ बेडरूम है, उसमें से आवाज आ रही है। वो उस कमरे की तरफ गया। वह शायद उसके मॉम डैड का कमरा था। आप तैयार हो गए, गीत ने उसे देखते हुए कहा। वाइट कलर का पजामा कुर्ता उस पर खूब फब रहा था। गीत एक पल उसे देखती रही। क्या देख रही हो? लग रहा हूँ ना पूरा पंजाबी मुंडा। गीत सुनकर मुस्कुराने लगी। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऐसे नहीं, आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं, ऐसे कहो। वो बिल्कुल उसके पास आ गया। हाँ, मगर तुम जहाँ क्या कर रही हो? मैं मॉम की अलमारी से पुलकारी देख रही थी। आज हल्दी में सभी लड़कियाँ पुलकारी लेंगी। मॉम की पुलकारी अलमारी में होनी चाहिए। तुम्हारी पास पुलकारी नहीं है अपनी? नहीं, पुलकारी को आमतौर पर लड़की के ससुराल वाले लेकर आते हैं, गीत के मुंह से निकल गया। गीत ने कोई सोच समझकर नहीं कहा था। असल में ये रिवाज है कि पुलकारी रोग के टाइम ससुराल वाले लेकर आते हैं, जिसे लड़कियां पूरी उम्र सहेज कर रखती है। ऐसा नहीं था कि कोई पुलकारी खरीद नहीं सकता था, मगर उस पुलकारी की अहमियत लड़कियों के लिए बहुत अलग होती है। फिर तुम्हें शादी के दिन शॉपिंग करनी चाहिए थी पुलकारी की, वंश ने कहा। पुलकारी शादी के दिन नहीं खरीदी जाती, उसे सगाई के दिन उसके ससुराल वाले उसके सिर पर देते हैं। तो ठीक है, अगर हम जाने से पहले तुम्हारे लिए वो सब शॉपिंग करेंगे जो सामान तुझे चाहिए। मैं पुलकारी का क्या करूँगी? वहाँ पर तो मेरे काम नहीं आएगी। मुझे मॉम की पुलकारी मिल गई। वह रेड कलर की बहुत खूबसूरत सी पुलकारी थी। वंश ने उसके हाथ से पुलकारी पकड़ ली और उसे गीत के सिर पर दे दिया। सॉरी गीत, मेरे गुस्से की वजह से हम लोग शादी की कोई रस्म नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, गीत ने मुस्कुराकर कहा। कोई बात क्यों नहीं, मैंने देखा है रात गुरदीप को, आज उसी की हल्दी है। मुझे भी ऐसे फंक्शन खुद के लिए चाहिए थे। क्या हो गया है वंश आपको? गीत ने मुस्कुराकर उससे कहा। लगता है प्यार हो गया है, उसने गीत की तरफ देखते हुए कहा। उसकी आंखें शरारत से भरी हुई थी। आप तो तैयार हो गए, मुझे तो अभी नहाना भी है। मैं जा रही हूँ, आप आ जाओ। गीत जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। मुस्कुराता हुआ वंश उसके पीछे जा रहा था। उसके कमरे में जाने से पहले गीत बाथरूम में चली गई थी। वो वापस बाहर लॉबी में आया और फिर वहाँ सोफे पर आकर बैठ गया। तभी वहाँ पर रवनीत और जस दोनों अंदर आए। चलिए जीजू, रवनीत ने कहा, हम सब आपकी ही वेट कर रहे हैं। जस कहने लगा। मगर गीत, वंश ने कहा। गीत आ जाएगी, उसे कौन सा दूर जाना है, जहाँ दरवाजे से ही निकलना है। और वैसे भी पम्मी और नवदीप तैयार होने के लिए यहीं आ रही है, जस ने बताया। वो तीनों लॉबी से बाहर निकले। जीजू, आपकी गाड़ी लेकर चलते हैं, हल्दी के बाद हम लोग खेत चलेंगे। हल्दी में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं चाबी उठा कर लाता हूँ, रवनीत ने कहा। तुम्हें शायद ना मिले, मैं जा रहा हूँ। वंश जाने से पहले गीत से पूछना चाहता था। वो बहाने से वापस अंदर गया। तब तक गीत
गीत नहाकर आ चुकी थी। वो येलो कलर का सूट पहने आईने के आगे खड़ी थी। रवनीत और जस मुझे लेने आए हैं। वो कह रहे हैं कि हल्दी के बाद खेत चलेंगे, आपको बिल्कुल जाना चाहिए, वंश ने मुस्कुराकर कहा। वंश ने चाबी उठाई, वो बाहर की तरफ जाने लगा, फिर वो वापस आ गया। क्या हुआ? गीत ने पूछा। तुम्हारे जहाँ पर कुछ लगा है, उसने गीत के होठों के नीचे इशारा किया। इससे पहले गीत साफ करती, वंश ने आगे बढ़कर अपने हाथ से साफ करने लगा। अब ठीक है, असल में वंश ने उसके तिल को छुआ था। तुम जल्दी आ जाओ, हम जा रहे हैं। वह तीनों गाड़ी से बाहर जाने लगे। वैसे मुझे नहीं पता था गीत इतनी अच्छी ड्राइवर है। इन तंग गलियों में से भी वो आराम से गाड़ी ले आई। वंश ने कहा, वो तो इन गलियों से ट्रक ले जाती है, गाड़ी तो क्या चीज है। सचमुच, वंश कहने लगा। और नहीं तो क्या, गुरजीत चाचा जी ने उसे लड़कियों की तरह नहीं, लड़कों की तरह परवरिश की है। वो तो वक्त में धोखा दे दिया। चाचा जी का एक्सीडेंट होना था और सब चेंज हो गया, वरना गीत के सपने बहुत बड़े थे और चाचा जी उसके सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे, रवनीत ने कहा। मगर अब हमें गीत की कोई फिक्र नहीं, आप हैं उसके पास, रवनीत ने मुस्कुराकर कहा। वैसे आपको अपनी ही वाइफ के बारे में बहुत कम पता है, जस कहने लगा। असल में हम लोग शादी से पहले एक दूसरे से कभी मिले भी नहीं थे। अचानक से हमारी शादी हुई और सचमुच मैंने जहाँ पर एक डिफरेंट गीत को देखा है। वो लोग घर पहुँच गए। उन्होंने गाड़ी बाहर पार्किंग में ही लगा दी थी। हल्दी पर बाहर से कोई आने वाले नहीं थे। जो घर में थे उन्हीं लोगों को हल्दी में शामिल होना था।